हेलो दोस्त आज हम पढ़ने वाले हैं लूसेंट के बारे में। ठीक है, लूसेंट। ठीक है, लूसेंट पढ़ेंगे और लूसेंट का पहले शुरू से ही शुरू करेंगे क्या, भारत के इतिहास से। क्योंकि लूसेंट पढ़ा जाता है ना कि जैसे जीने के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी है, वैसे कंपटीशन वाले बच्चों के लिए आपकी अपनी बेस मजबूत करनी हो तो लूसेंट ज़रूरी है। दोस्त लूसेंट बहुत अच्छी किताब है। ठीक है, और इसमें बहुत सारे डाटा दिए गए हैं। अगर आप इसे अच्छे से पढ़ लेते हैं ना तो आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। ठीक है, तो चलिए आपको मतलब आप ये पढ़ नहीं सकते तो हम ऐसे ऑनलाइन ही पढ़ लेते हैं। ठीक है, ऐसे आसानी भी होती है और आदमी चलते चलते या फिर काम को करते करते या कुछ भी कर रहा है तो कान में नींद लगा कर भी इसे सुन सकता है। इससे हमारी नॉलेज में बहुत सा इजाफा होगा। ठीक है, तो आप इसे देख भी सकते हैं या फिर काम कर रहे हैं तो काम करते करते के दौरान आप कान में ईयरफोन लगाकर इसे सुन भी सकते हैं। सुनने से बहुत नॉलेज इम्प्रूव होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देर ना करते हुए क्या भारत के इतिहास को शुरू करते हैं। इतिहास ही सबसे पहले हम पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे, तो पहले हमें इसे पढ़ूंगा। ठीक है, और फिर इससे जो क्वेश्चन बन सकता है उस क्वेश्चन को उसी तरीके से बना के आपसे पूछूंगा और उसका आंसर भी बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि इसी से क्वेश्चन पढ़ेंगे तो इसी को पढ़ के पहले अब इससे आंसर निकाला जाएगा। ठीक है, तो चलिए पढ़ना शुरू कर देते हैं हम लोग। क्या है भारत के इतिहास के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग। भारत के इतिहास के बारे में क्या कहता है, तो बोल रहा है उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तट तक फैला उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। तो भारत की स्थिति क्या है, तो हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तट तक एक उपमहाद्वीप है। क्या है, उपमहाद्वीप है। ठीक है, जिसे हम भारतवर्ष के नाम से जानते हैं, जिसे महाकाव्य तथा पुराण में भारतवर्ष कहा गया है। तो भारत को भारतवर्ष किस में कहा गया है, तो महाकाव्य और पुराण में। भारत को भारतवर्ष किस में कहा गया है, क्वेश्चन बन सकता है, महाकाव्य और पुराण में। ठीक है, महाकाव्य और पुराण में कहा गया है। आगे देखते हैं, आगे पढ़ते हैं। ठीक है, अर्थात भारतों का देश ये तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भारत की संतान कहा गया है। ठीक है, भारत के निवासियों को भारत की संतान भी किस में कहा गया है, तो महाकाव्य और पुराण में कहा गया है। भारत एक प्राचीन कबीले का नाम था। प्राचीन भारतीय अपना देश को जम्बूद्वीप अर्थात जम्बू वृक्षों का द्वीप कहते थे। प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे, जिससे इसे सिंधु न कहकर हिंदू कहते थे। ठीक है, तो जो प्राचीन ईरानी लोग थे वो सिंधु नदी से जोड़कर यहाँ के रहने वाले लोगों को सिंधु न कहकर क्या कहते थे, हिंदू कहते थे। ठीक है, यही नाम फिर पूरे विश्व में फैल गया। ठीक है, और पूरे देश को इसी एक नदी के नाम से जाना जाने लगा। यूनानी इसे इंदे और अरब इसे हिंद। मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। यह शब्द फारसी शब्द हिंदू से बना है। यूनानी भाषा के इंदे के आधार पर अंग्रेज इसे इंडिया कहने लगे। तो इंडिया किसने कहा, अंग्रेजों ने। ठीक है, विंध्य पर्वत श्रृंखला देश की उत्तर दक्षिण के दो भागों में बांटती है। तो देश को उत्तर और दक्षिण दो भागों में कौन बांटती है, तो विंध्य पर्वत श्रृंखला। कौन श्रृंखला, तो विंध्य पर्वत श्रृंखला देश को दो भाग उत्तर और दक्षिण भागों में बांटती है। उत्तर के इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाएं बोलने वालों को, दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषा बोलने वालों को बहुमत अधिक है। ठीक है, तो उत्तर में इंडो यूरोपीय की भाषा बोलने वाले और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषा बोलने वाले लोगों की बहुमत अधिक है। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है कि भारत की एक मिनट ऐसे कर लेते हैं ताकि हमें साफ साफ दिखे और आपको भी साफ साफ दिखे। ठीक है, तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। बोल रहा है नोट में क्या है, तो भारत की जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्लों के आधार पर मिश्रण से हुआ है वे इस प्रकार है, जैसे प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, पोलियो मेट्रेटियन, कॉकेसाइड, ग्रेनाइड और मंगोलाइड। ठीक है, ये जनजाति है। इन्हीं जनजातियों से भारत की जनसंख्या का निर्माण हुआ है। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, 3 भागों में बांटकर पढ़ते हैं भारतीय इतिहास को। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। ठीक है, कितने भागों में, 3 भागों में। तो भारतीय इतिहास को आसानी तरीके से पढ़ने के लिए हम उसे 3 भागों में बांटते हैं, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत। सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफर सेलियरस। ठीक है, किसको, क्रिस्टोफ सेलियस को है। अब देखिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या, प्राचीन भारत।
ठीक है। तो प्राचीन भारत हम लोग पढ़ना शुरू कर दे हैं, ठीक है। अब प्राचीन भारत की हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? तो प्राचीन भारत की जानकारी भारत के इतिहास के स्रोत क्या है, तो उसको पहले पढ़ेंगे। तो प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी हमें मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होती है: धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, ठीक है। इन 4 से हमें प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में पता चलता है। देखिए यह क्या है? धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण और पुरातात्विक संबंधित साक्ष्य। धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी है, जैसे कि क्या मिला है? तो भारत का प्राचीन धर्म ग्रंथ क्या है? वेद है। तो भारत का प्राचीन धर्म ग्रंथ क्या है? वेद है, जिसके संकलनकर्ता कौन है? महर्षि कृष्ण देवपायन वेद व्यास। इसे शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं क्या? वेद व्यास। तो वेदों के संकलनकर्ता कौन है? वेद व्यास है। वेद बहुदेव्य कुटुम्बकम का उपदेश देता है। वासुदेव कुटुम्बकम, ठीक है। वेद किसका उपदेश देता है? तो वासुदेव कुटुम्बकम का उपदेश देता है। भारतीय परंपरा वेदों के नित्य तथा अपौरुषेय मानती है। वेद 4 हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इन 4 वेदों को क्या कहते हैं? संहिता। इन चारों वेदों को सम्मिलित रूप से हम क्या कहेंगे? संहिता कहेंगे। कौन वेद है? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इन चारों वेदों को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? संहिता कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं हम क्या? ऋग्वेद के बारे में। ये ऋग्वेद क्या कहता है, ठीक है। तो ऋग्वेद ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है, इसमें 10 मंडल, 1080 सूक्त है, ठीक है। कितने हैं? 10 मंडल है ऋग्वेद में, 1080 सूक्त है, ठीक है, ऋग्वेद में। और ऋचाएँ कितनी है? 10,462। इस वेद के ऋचाओं के पहले, इस वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले को, ऋषि को क्या कहते हैं? होत्र कहते हैं। इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिला के बारे में जानकारी मिलती है। इस वेद से किसकी जानकारी मिलती है? तो राजनीतिक प्रणाली, आर्य की राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद 3रे मंडल में सूर्य देवता सवित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। तो गायत्री मंत्र किसमें है? 3रे मंडल में है। किसमें है? 3रे मंडल में। और गायत्री मंत्र किसको समर्पित है? तो सूर्य देवता को समर्पित है। गायत्री मंत्र किसको समर्पित है? तो सूर्य देवता को। किस मंडल में है? तो 3रे मंडल में है। इसके 9वें मंडल में क्या है? तो सोम देवता का उल्लेख है। तो सोम देवता का उल्लेख किसमें है? 9वें मंडल में है, ठीक है। तो कितने मंडल है? तो 10 मंडल है, ठीक है। 3रे मंडल में सूर्य देवता का सवित्री को समर्पित गायत्री मंत्र है उसमें, ठीक है। और 9वें मंडल में क्या है? सोम देवता का उल्लेख है। 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं का खील कहा जाता है। 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा जाता है। ऋग्वेद के सबसे बड़ा 10वां मंडल है। क्या है? ऋग्वेद में सबसे बड़ा मंडल कौन है? तो 10वां मंडल है। ऋग्वेद का सबसे बड़ा मंडल कौन है? 10वां मंडल है। इसमें नादीस्तु सूक्त, पुरुष सूक्त और नासदीय सूक्त, ठीक है, सूर्य सूक्त आदि सम्मिलित है, ठीक है। तो ये है ऋग्वेद के बारे में जानकारी, ठीक है। चलिए आगे और पढ़ते हैं इसके बारे में कि क्या क्या जानकारी है, ठीक है। तो बोल रहा है चतुष्वर्ण समाज की संकल्पना आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित है। मतलब वर्ण व्यवस्था किसमें है? तो 10वें मंडल में। वर्ण व्यवस्था किस मंडल में है? तो 10वें मंडल में। पुरुष सूक्त जिसके अनुसार 4 वर्ण, ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रम मुख, भुजाओं, जंघाओं और चरणों से उत्पन्न हुआ है, ठीक है। मतलब क्या कहता है? तो मुख से कौन उत्पन्न हुआ है? ब्राह्मण। भुजाओं से कौन उत्पन्न हुआ है? क्षत्रिय। जंघाओं से कौन उत्पन्न हुआ है? वैश्य। और चरणों से कौन उत्पन्न हुआ है? शूद्र, ठीक है, शूद्र। तो ये कौन कहता है? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में ये कहा गया है, ठीक है, वर्ण व्यवस्था के बारे में। धर्मसूत्र तो 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों और व्यवसायों, दायित्व, कर्तव्य और विशेषाधिकारों में स्पष्ट विभेद करता है, ठीक है। ऋग्वेद की कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अधन्य शब्द का संबंध गाय से है। तो मतलब गाय को ऋग्वेद में क्या कहा गया है? अधन्य कहा गया है।
गाय को ऋग्वेद में क्या कहा गया है? अधन्य कहा गया है। ऋग्वेद में ब्रह्म का उल्लेख तो है किंतु आत्मा का नहीं है। ऋग्वेद में किसका उल्लेख है? तो ब्रह्मा का उल्लेख है, लेकिन आत्मा का नहीं है। तो आत्मा का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। ईसा पूर्व और ईस्वी, ये क्या है? तो दोस्त ऐसे नॉर्मल समझ लेते हैं। ईसा पूर्व जैसे BC, तो बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस, मतलब जैसे कि ईस्वी पूर्व क्या होता है? BC, उसको बोलते हैं इंग्लिश में क्या? ईस्वी पूर्व को BC लिखते हैं, बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस। ठीक है, तो जैसे ईसा मसीह, ठीक है, जो थे, उनके जन्म से पहले के वर्षों को हम BC में काउंट करते हैं। ठीक है, और AD मतलब एनो डोमिनी, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड यानी जीसस क्रिस्ट। इनके जन्म के बाद की जो सालें हैं उनको AD में लिखते हैं। तो यही है BC और AD, ईस्वी और ईसा पूर्व। ठीक है, वस्तुतः भारतीय इतिहास को सरोकार शासन की एक स्वरूप तानाशाही से ही है। आगे देखते हैं वामन अवतार। तो ये क्या होता है? तो वामन अवतार भगवान वामन श्री हरि के पहले ऐसे अवतार थे जो मानव के रूप में प्रकट हुए थे। उनके पिता वामन ऋषि और माता आदिति थी। तो वामन जो थे उनके पिता कौन थे? वामन ऋषि थे। ठीक है, और माता कौन थी? आदिति थी। वे ब्राह्मण के रूप में जन्मे थे। तो वामन जो अवतार हुआ था किस रूप में होता? तो ब्राह्मण के रूप में। ठीक है, भगवान पुराण के अनुसार वामन अवतार का उद्देश्य भगवान विष्णु द्वारा इंद्र के पुनः स्वर लोक पर अधिकार दिलाता था। वामन भगवान को दक्षिण भारत में उपेंद्र के नाम से भी जाना जाता है। वामन भगवान को दक्षिण भारत में क्या कहते हैं? तो उपेंद्र कहते हैं। दक्षिण भारत में क्या कहते हैं? तो उपेंद्र कहते हैं। ठीक है, दक्षिण भारत में क्या कहते हैं? तो उपेंद्र कहते हैं। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। ठीक है, तो ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितनी ऋचा है? तो इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। ठीक है, तो प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। किसका? ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। ठीक है, अब हम दूसरा वेद पढ़ते हैं। क्या है वो? यजुर्वेद है। स्वर पाठ के लिए मंत्रों और बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों और संकलन आयुर्वेद कहलाता है। नियमों का संकलन क्या है? तो आयुर्वेद है। इस आयुर्वेद में मुख्यतः क्या पढ़ते हैं? तो मंत्र, बलि के समय अनुपालन के लिए नियम जो दिए गए हैं वो, इन सब का संकलन किस में है? यजुर्वेद में है। इनके पाठ्यकर्ता को हम क्या कहते हैं? अर्धायु कहते हैं। ऋग्वेद के पाठकर्ता क्या कहते हैं? होत्र कहते हैं। यजुर्वेद के पाठकर्ता को मतलब पढ़ने वालों को क्या कहते हैं? अर्ध आयु कहते हैं। ठीक है, यजुर्वेद में यंत्रों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। क्या मिलता है? यंत्रों का नियम और विधि विधान का संकलन मिलता है। ठीक है, तो यज्ञों संबंधित वेद भी कौन है? तो यजुर्वेद है। नियम और यज्ञों के नियम और विधि विधान में किस में है? तो यजुर्वेद में। तो इसमें क्या है? मंत्र और बलि के समय अनुपालन का नियम का संकलन है। ठीक है, और इसमें यज्ञ के समय जो नियम और विधि विधान है उसका भी संकलन है। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद दोनों में है। दोस्त, यही एक चारों वेदों में एक यही वेद है जिस जो गद्य में भी है और पद में भी है। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है, कौन ऐसा वेद है जो गद्य और पद दोनों में है? तो आंसर हमारा क्या होगा? यजुर्वेद होगा। ठीक है, आंसर होगा यजुर्वेद। चलिए आगे पढ़ते हैं। क्या है? आगे है सामवेद। तो सामवेद के बारे में पढ़ेंगे। तो साम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? गान। ठीक है, इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं का संकलन है। ऋचाओं मतलब मंत्रों का संकलन है। इसके पाठ्यकर्ता को उद्धातृ कहते हैं। ठीक है, इसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। किस पर? ऋग्वेद पर। इसमें 1810 सूक्त हैं जो प्रायः ऋग्वेद से लिए गए हैं। ठीक है, इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। इसको याद रखेंगे। ठीक है, यही पूछता है। ठीक है, ये इसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सामवेद किससे संबंधित है? तो गान से संबंधित है। इसको कहते हैं भारतीय संगीत की जननी। ठीक है, इसके पढ़ने वालों क्या कहते हैं? तो
उद्रांतो कहते हैं। ठीक है, तो यही 3 चीज़ याद रखेंगे इससे। यजुर्वेद सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है, मतलब इसमें किसी ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं है। ठीक है, यज्ञों से संबंधित है यजुर्वेद, सामवेद संगीत से संबंधित है। ठीक है, अथर्ववेद, तो अथर्ववेद तो अभी ऊपर पढ़े ही हैं, ऋग्वेद तो ऊपर पढ़े ही हैं। अब पढ़ना है क्या? अथर्ववेद। अथर्ववेद के बारे में पढ़ना है। तो अथर्व ऋषि द्वारा, किसके द्वारा? अथर्व ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल 731 मंत्र तथा लगभग 6000 पद हैं। इसके कुछ मंत्र ऋग्वैदिक मंत्रों से भी प्राचीनतर है। औषधियों का उल्लेख सबसे पहले अथर्ववेद में मिलता है। औषधियों का उल्लेख सबसे पहले अथर्ववेद में मिलता है। ठीक है, औषधि मतलब दवाई वाई। ठीक है, इसका उल्लेख सबसे पहले किस में है? तो यजुर्वेद में है, या नहीं अथर्ववेद में है। ठीक है, ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात पे है कि इसमें सामान्य मनुष्य के विचारों, अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। क्या? अंधविश्वास से जुड़ी बातें और सामान्य मनुष्य की जो विचार होती है वो किसमें मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। ठीक है, अथर्ववेद में इसका उल्लेख ही मिलता है। आगे पढ़ते हैं हम लोग, क्या है? तो पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधित्व सूक्त माना जाता है। इसमें मानव जीवन के सभी पक्षों, गृह निर्माण, कृषि की उन्नति, व्यापारिक मांगों का गहना, रोग निवारण, सामान्य विवाह तथा प्रणय गीत, राजभक्ति, राजा का चुनाव, बहुत से वनस्पतियों एवं औषधियों, सांप, वशीकरण, प्रायश्चित, मातृभूमि, महात्म्य, ठीक है, का विवरण दिया गया है। कुछ मंत्रों में जादू टोना, तो ये वेद जादू टोना से भी संबंधित है। ठीक है, तो जादू टोना से संबंधित कौन है? तो यजुर्वेद है। अथर्ववेद में परीक्षित नहीं, अथर्ववेद है। जादू टोना से संबंधित अथर्ववेद है। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा जाता है। किसको? अथर्ववेद में परीक्षित कुरुओं का राजा कहा जाता है, राजा कहा गया है। तथा कुरु देश की समृद्धि की अच्छा चित्रण मिलता है। कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है। इसमें सभा एवं समिति को प्रजा की 2 पुत्रियां कहा गया है। तो प्रजा की, अच्छा, किस वेद में प्रजा की 2 पुत्रियां सभा और समिति को बताई गई है? तो हमारा आंसर क्या होगा? अथर्ववेद। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। वेदों की भी कई शाखा हैं। क्या है? वेदों की भी कई शाखा हैं जो वैदिक अध्ययन और व्याख्यान से जुड़े हुए हैं। दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करती हैं। शाकल शाखा ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा है। शाकल क्या है? तो शाकल शाखा ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा है। यजुर्वेद को शुक्ल यजुर्वेद तथा कृष्ण यजुर्वेद 2 शाखाओं में बांटा गया है। तो यजुर्वेद को 2 भागों में बांटा गया है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। ठीक है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद 2 शाखाओं में बांटा गया है। को कितने भागों में बांटा गया है? तो 2, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। मध्यादिन और काण्वा शुक्ल यजुर्वेद अथवा वज्रसेन संहिता की शाखाएं हैं। कृष्ण यजुर्वेद में जुड़ी शाखाएं काटक, कंटिकल। ठीक है, तो ये सब किसके हैं? तो ये है कृष्ण यजुर्वेद के बारे में। ठीक है, कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ी शाखाएं क्या है? काटक है, कंटिफल है, मैत्रणीय है, तैत्तिरीय है, कौथुम है, रामायणीय है, जैमिनीय है, तलवार है, सामवेद की शाखा है, अथर्ववेद की शाखा है, शौनक और पप्पलाद। ठीक है, तो ये सब क्या है? तो ये सब शुक्ल यजुर्वेद के प्रकार हैं। ठीक है, अब सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद और सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। सबसे प्राचीन मतलब सबसे पहले कौन सा वेद आया था? तो ऋग्वेद आया था। ठीक है, और सबसे बाद में कौन आया? तो अथर्ववेद आया। ठीक है, चारों वेद हम लोग पढ़ लिए। अब क्या पढ़ना है? इसके ब्राह्मण वेद के बारे में, आरण्यक और उपनिषद। तो दोस्तों, ब्राह्मण वेद क्यों किया गया? तो वेदों को आसानी से समझने के लिए। ठीक है, कि हम वेदों को आसानी से समझ सकें, उसी के लिए उसको क्या किया? आसान भाषा में लिखा गया, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? ब्राह्मण वेद कहते हैं। हर एक वेद के ब्राह्मण वेद हैं। ठीक है, तो पढ़ते हैं। संहिता के बाद ब्राह्मणों, आरण्यकों तथा उपनिषदों का स्थान है। इनकी 4 वैदिक
कालीन समाज और संस्कृति के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक साहित्य की व्याख्या करने के लिए गद्य में लिखे गए हैं। प्रत्येक संहिता के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ है जिसे सारणी में दिया गया है। जैसे ऋग्वेद के कितने ब्राह्मण ग्रंथ हैं? तो 2 हैं। ठीक है, कौन? ऐत्रेय और कौशितकी। ठीक है, तो ये ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ है, ऐत्रेय और कौशितकी। यजुर्वेद के कितने ब्राह्मण ग्रंथ हैं? 2 हैं, तैत्तिरीय और शतपथ। तो तैत्तिरीय और शतपथ किसके हैं? तो यजुर्वेद के हैं। पंचविंश किसके हैं? तो पंचविंश जो है ना सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ है। अथर्ववेद, तो अथर्ववेद किसके ब्राह्मण ग्रंथ है? नहीं, अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? तो गोपथ है। तो गोपथ किसके हैं? तो अथर्ववेद के। पंचविंश किसके हैं? तो सामवेद के। ठीक है, तैत्तिरीय और शतपथ किसके हैं? तो यजुर्वेद के। ऐत्रेय और कौशिकी के हैं तो ऋग्वेद के हैं। ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथों की रचना क्यों की गई? तो वेदों को आसानी से समझने के लिए आसान भाषा में लिखा गया, तो उसे क्या कहते हैं? ब्राह्मण ग्रंथ कहा गया है। ठीक है, तो ऋग्वेद को 2 भागों में लिखा गया, ऐत्रेय और दूसरा कौशिकी। यजुर्वेद को भी लिखा गया, तैत्तिरीय और शतपथ कहा गया। सामवेद को लिखा गया, उसको कहा गया क्या? पंचविंश। तो ये ब्राह्मण ग्रंथ। और अथर्ववेद को भी लिखा गया, तो उसको कहते हैं? गोपथ कहते हैं। ठीक है, तो ये थे इनके ब्राह्मण ग्रंथ। और दोस्त, ब्राह्मण ग्रंथ से क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ये आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसको ज़रूर याद रखेंगे। चलिए एक बार और पढ़ लेते हैं। ठीक है, बोलिए मेरे साथ। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन है? ऐत्रेय और कौशिकी। यजुर्वेद के तैत्तिरीय और शतपथ। सामवेद के पंचविंश। अथर्ववेद के गोपथ। ठीक है, इन ब्राह्मण ग्रंथों में हमें परीक्षित के बाद बिंबिसार के पूर्व की घटना का ज्ञान प्राप्त होता है। ऐत्रेय राज्याभिषेक के नियम और कुछ प्राचीन राजाओं के नाम दिए गए हैं। ठीक है, शतपथ में गांधार, शैल्प, केकय, क्रू, पंचाल, कौशल, विदेह आदि राजाओं का उल्लेख मिलता है। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। ऋग्वेद के बाद किसका स्थान है? तो शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। और शतपथ किसका है? तो शतपथ है यजुर्वेद का ब्राह्मण में। ठीक है, आरण्यक में यज्ञ के जुड़ी कार्यखंडों को दार्शनिक और प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108 है, जिनमें 13 को मूलभूत उपनिषद कहते हैं। ठीक है, तो उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो 108 है, जिसमें 13 मूलभूत है। ठीक है, उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108 है। 13 मूलभूत उपनिषद श्रेणी में रखा गया है। इसमें यज्ञ से जुड़े दार्शनिक विचार, शारीरिक, ब्रह्मांड, आत्मा और ब्रह्म की व्याख्या की गई है। ठीक है, ब्रह्म की व्याख्या की गई है। तो उपनिषदों की संख्या 108, 13 प्रमुख है। ठीक है, देखिए आगे चलते हैं। आगे क्या है? तो आगे है क्या? स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रेयनी संहिता से प्राप्त होती है। तो स्त्री की गिरी हुई, ठीक है, स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति किससे प्राप्त होती है? तो मैत्रेयनी की संहिता से प्राप्त होती है, जिसमें जुआ, शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। ठीक है, तो मैत्रेयी में क्या कहा गया है कि जैसे जुआ पुरुषों को खराब कर देती है, ठीक है, शराब पुरुषों को खराब कर देती है, वैसे ही स्त्री भी, अगर स्त्री नेक ना हो तो स्त्री भी पुरुषों को खराब कर सकती है। तो बर्बादी के, पुरुषों की बर्बादी के 3 कारण है। क्या है? जुआ, दूसरा शराब और तीसरा स्त्री। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। अब देखिए यहाँ कुछ और ही कहा जा रहा है, तो पूछते का क्वेश्चन को पुरुष की, स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी किस वेद में कहा गया है? किस ब्राह्मण वेद में? तो शतपथ ब्राह्मण वेद में। याद रखेंगे, ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, पूछ सकता है कि स्त्री को पुरुष का अर्धांगिनी किस में कहा गया है? तो शतपथ ब्राह्मण वेद, शतपथ ब्राह्मण वेद में। ठीक है, स्त्री को पुरुष का अर्धांगिनी किस में कहा गया है? तो शतपथ ब्राह्मण वेद में, शतपथ ब्राह्मण वेद में। ठीक है, जलोपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। तो चारों आश्रमों का उल्लेख किसमें मिलता है? तो जबालोपनिषद में। ठीक है, जबालोपनिषद में मिलता है, चारों वेदों का उल्लेख है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। तो स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन और सबसे प्रमाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। नारद मुनि, नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करता है। ठीक है, अब आगे पढ़ेंगे क्या? तो वेदांग और सूत्र के बारे में। ठीक है, तो वेदांग क्या थे? तो वेदों की भली भांति समझने के लिए, वही है, ठीक है, वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई है, जिसे शिक्षा यानी शुद्ध उच्चारण के लिए, कल्प का आयोजन किया, किस लिए? कर्मकांडीय विधि के लिए, निरुक्त शब्दों की व्युत्पत्ति के शास्त्र के लिए, व्याकरण और छंद और ज्योतिष। ठीक है, तो ये थे 6 वेदांग। वैदिक साहित्य को
और शून्य बनाए रखने के लिए सूत्र संहिता का प्रणय किया गया। श्रोत्र गृह और धर्म सूत्रों के अध्ययन से हमें यज्ञीय विधि विधान एवं कर्म कांडों तथा राजनीतिक विधि एवं व्यवहार से संबंधित महत्वपूर्ण बातें ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो वेदांग कितने 6 हैं। ठीक है, कौन कौन है? शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, ठीक है, और छंद और ज्योतिष, ये सब क्या है? तो ये सब वेदांग हैं। ठीक है, प्रमुख सूत्रकारों में गौतम, बोधायन और आपस्तंभ, वशिष्ठ आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। सूत्रों में गौतम धर्म सूत्र सबसे प्राचीन माना गया। तो सबसे प्राचीन सूत्र कौन है? तो धर्म सूत्र, गौतम धर्म सूत्र सबसे प्राचीन सूत्र है। आगे बढ़ते हैं पुराण के बारे में। ठीक है, तो दोस्तों पुराण भारतीय ऐतिहासिक कथाओं, देखें, भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा संबंध विवरण पुराणों में मिलता है। इसकी रचयिता कौन है? तो लोमहर्ष है। तो पुराण के रचयिता कौन है? लोमहर्ष हैं, अथवा इनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। तो लोमहर्ष के पुत्र कौन है? उग्रश्रवा है। इनकी संख्या मतलब पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। ठीक है, पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। इसमें से पहले 5 मत्स्य वायु, तो 5 पुराण है, मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण और भागवत में ही राजाओं की वंशावली पाई गई है। तो कितने राजाओं की वंशावली कितने पुराण में पाए गए हैं? तो 5 पुराण में। कौन कौन से हैं? तो मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण और भागवत। ठीक है, भागवत। अब पुराणों में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्राचीन प्रमाणिक पुराण, ठीक है, पुराणों में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्राचीन और प्रमाणिक पुराण कौन है? तो मत्स्य पुराण है। पुराणों में सबसे प्राचीन और प्रमाणिक पुराण कौन है? तो मत्स्य पुराण है। अत्यधिक क्या है? एक मिनट, अत्यधिक आगे क्या है? अत्यधिक पुराण और सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। ठीक है, अधिकतर पुराण सरल और संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी वे भी पुराण सुन सकते थे। ठीक है, तो वेद पढ़ने की अनुमति किसे नहीं थी? तो वेद पढ़ने की अनुमति स्त्री और शूद्र को नहीं थी, लेकिन फिर भी वो पुराण पढ़ नहीं सिर्फ सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे। सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण में काफ़ी महत्व है। तो अग्नि पुराण की काफ़ी महत्व है, जिसमें राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधी विवरण भी दिया गया है। ठीक है, तो क्या है? सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण। तो अग्नि पुराण किसकी विशेषता बताता है? तो सामाजिक और संस्कृति की। इसके लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधी विवरण भी मिलता है। तो किस ऐसे पूछ सकता है, किस पुराण में राजशास्त्र के साथ साथ कृषि संबंधी विवरण मिलता है? तो अग्नि पुराण में। ठीक है, अग्नि पुराण संबंधित है तो सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। आगे क्या बोला गया है? तो बौद्ध, जैन और अन्य साहित्य, मतलब बौद्ध से भी कुछ साहित्य हैं, जैन के भी कुछ साहित्य हैं और अन्य जो साहित्य है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं क्या? जातक। ये क्या है? तो बुद्ध की पुनर्जन्म की कहानी वर्णित है। तो जातक में क्या है? बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानी वर्णित है। हीनयान, ये बौद्ध धर्म के प्रकार आगे पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो हीनयान का प्रमुख ग्रंथ क्या है? कथा वस्तु है। तो हीनयान की प्रमुख ग्रंथ कौन सी है? तो कथा वस्तु है। जातक में क्या है? तो बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानी वर्णित है। जातक एक बौद्ध धर्म ग्रंथ है जिसमें उसमें क्या लिखा गया है? तो बुद्ध के पुनर्जन्म के बारे में। हीनयान क्या है? तो हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? तो कथा वस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध को जीवन चरित्र अनेक कथानकों के साथ वर्णित है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आगम। जैन धर्म को प्रारंभिक इतिहास कल्प सूत्र से ज्ञात होता है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्यों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य है। कौन है? चाणक्य। चाणक्य का अन्य नाम क्या है? तो कौटिल्य भी कहते हैं, विष्णुगुप्त भी कहते हैं। ठीक है, यह 15 अधिकरणों और 180 प्रकरणों में विभाजित है। इसमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। तो अब क्या है? चाणक्य जिन्होंने अर्थशास्त्र लिखा। ठीक है, तो ये अर्थशास्त्र धन से संबंधित नहीं है, ये राजनीतिक से संबंधित है। ठीक है, राजनीतिक संबंधित है। इसमें किसका उल्लेख है? तो मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। तो
अर्थशास्त्र में मौर्यकालीन जो इतिहास थे ना उसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है। उसे लिखा किसने? तो कौटिल्य या विष्णुगुप्त या चाणक्य ने लिखा। ठीक है। अनुवादक कौन है? तो साम शास्त्री हैं इसके अनुवादक। तो पूछ सकता है अर्थशास्त्र जिसे कौटिल्य ने लिखा था उसके अनुवादक कौन है? तो साम शास्त्री हैं। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कलहण द्वारा किया गया था। तो संस्कृत साहित्य के ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध तरीके से लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? तो कलहण ने किया था। कलहण द्वारा रचित पुस्तक राजतरंगिणी है। ठीक है। रजाओं की नदी ऐसे पूछ सकते हैं। राजतरंगिणी का अर्थ क्या होता है? तो रजाओं की नदी। इस ग्रंथ में आठ सर्ग है जिन्हें तरंगों की संज्ञा दी गई है। इसमें प्रारंभ से आगे देखते हैं क्या है। इसमें प्रारंभ से लेकर 12वीं सदी तक के कश्मीर के शासकों का वर्णन है। तो अब देखिए पूछ सकता है राजतरंगिणी किससे संबंधित है? कश्मीर की कहानी से। ठीक है। कश्मीर की कहानी से संबंधित है राजतरंगिणी। किसने लिखा था? तो इसको लिखा था कलहण ने। ठीक है। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? कलहण है। और अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो कौटिल्य है। चाणक्य भी कहते हैं। अर्थशास्त्र से संबंधित है? तो संबंधित है राजनीतिक शास्त्र यानी पॉलिटी से संबंधित है। ठीक है। अर्थशास्त्र से संबंधित है? पॉलिटी से संबंधित है। आगे देखते हैं अर्थशास्त्र क्या है? पॉलिटी से संबंधित। और कलहण द्वारा रचित राजतरंगिणी में संकलित है तो कश्मीर की कहानी। अरबों को ठीक है सिंध पर विजय का वृत्तांत चचनामा से। ठीक है। लेखक कौन है? अली अहमद। तो चचनामा के लेखक कौन है? अली अहमद है। और चचनामा से हमें क्या मिलता है? तो सिंध पर जो अरब आक्रमण किए थे उसकी जानकारी हमें चचनामा से मिलती है। इसके लेखक कौन है? तो अली अहमद है। अष्टाध्यायी। अब अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो पाणिनि है। ठीक है। अब संस्कृत भाषा के व्याकरण की प्रथम पुस्तक है। क्या है अष्टाध्यायी? तो संस्कृत भाषा के व्याकरण की प्रथम पुस्तक है। इसके लेखक है पाणिनि। इसमें मौर्य के पहले का इतिहास तथा सौर्ययुगीन राजनीतिक व्यवस्था का जानकारी प्राप्त होती है। अष्टाध्यायी में पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग हुआ है। तो पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग किसमें हुआ है? तो अष्टाध्यायी में ही हुआ है। ठीक है। पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग अष्टाध्यायी में हुआ है। आगे देखते हैं आगे क्या है। तो आगे बोल रहा है कि कल्याण की गर्मी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ से फिर भी इसमें भारत में होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। कौन थे पतंजलि? तो पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। इन्हें महाभाष्य में शुंगों के इतिहास का पता चलता है। आगे है विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी। जैसे यूनानी और रोमन जो लेखक थे उनसे क्या जानकारी मिलती है? तो पहला क्या है? टेसियस। अब टेसियस क्या कहता है? तो यह ईरानी राजवैद्य था। ठीक है। भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। ठीक है। अब आगे है हेरोडोटस। इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। हेरोडोटस कौन है? तो इतिहास का पिता इसे कहा जाता है। इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारस के संबंध में वर्णन किया है। ठीक है। फारस पहले ईरान को ही कहते थे। तो यही है भारत फारस के संबंध के वर्णन किया है, परंतु इसका विवरण भी अनुश्रुतियों एवं अफवाहों पर आधारित है। ठीक है। तो इसके विवरण की भी उतनी मान्यता नहीं है क्योंकि इसके विवरण को भी क्या कहा गया है कि अनुश्रुति और अफवाह है। तो हेरोडोटस भारत और फारस के संबंध के बारे में कौन बताता है? तो हेरोडोटस बताता है। ठीक है। इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। कौन सी बुक है इसकी? तो इसकी बुक है हिस्टोरिका। ठीक है। आगे है सिकंदर के साथ आने वाले लेखक जैसे निर्याकस। निर्याकस किसके साथ आया था? सिकंदर के साथ। ठीक है। आने सिक्रेटस ये भी सिकंदर के साथ तथा अरिस्टोबुलस ये भी सिकंदर के साथ आया था कि विवरण अधिक प्रमाणिक और विश्वसनीय है। ठीक है। विवरण अधिक प्रमाणिक और विश्वसनीय है। इनके साथ 3 लेखक आए थे सिकंदर के साथ। ठीक है। सिकंदर के साथ कितने लेखक आए थे? 3। कौन कौन? निर्याकस, अनेसिक्रेटस और अरिस्टोबुलस। ये सब सिकंदर के साथ आए थे। अब इनसे जो विवरण मिलता है वो प्रमाणिक और विश्वसनीय है। मतलब ये प्रमाण लायक और विश्वास करने लायक है। ठीक है। आगे है मेगास्थनीस। यह सेल्यूकस निकेटस का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। तो मेगास्थनीस किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में, तो इंडिका किसकी पुस्तक है? मेगास्थनीस की पुस्तक है। तो इंडिका में मौर्य युगीन समाज और संस्कृति के विषय में लिखा है। डाइमेकस, तो ये क्या था? तो ये एक शरियन नरेश और अंतियोकस का राजदूत था जो बिंदुसार के दरबार में आया था। इसका विवरण भी मौर्य समय से संबंधित है। ठीक है। तो डाइमेकस ये भी किसके समय आया था?
तो अंतियोकस के समय आया था। ठीक है, अंतियोकस का राजदूत था जो बिंदुसार के दरबार में आया था। किसके दरबार में? बिंदुसार के दरबार में आया था। ठीक है, इसका विवरण भी मौर्य युगीन से ही संबंधित है। अब आगे है डायनोसियस। तो डायनोसियस यह एक मिस्र नरेश टॉलमी फिडेल्फ का राजदूत था। ठीक है, तो कहाँ से आया था? मिस्र से आया था, जो अशोक के दरबार में आया था। तो डायनेसियस किसके दरबार में आया था? अशोक के। डायनेकस बिम्बिसार के। मेगास्थनीस चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ठीक है, अब टॉलमी, इसने दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखा था। तो भारत के भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखा था? टॉलमी ने लिखा था। कौन लिखा था? टॉलमी। कब लिखा था? तो दूसरी शताब्दी में, याद रखेंगे। ठीक है, टॉलमी ने दूसरी शताब्दी में भारत के भूगोल नामक पुस्तक लिखा था। प्लिनी, तो इसने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री के लेखक कौन है? तो प्लिनी है। इसे भी याद रखेंगे। ठीक है, तो नेचुरल हिस्ट्री के लेखक कौन है? तो प्लिनी है। इसने प्रथम शताब्दी में लिखा था प्लिनी नामक पुस्तक। ठीक है, कौन? नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। इसमें भारतीय युवाओं ने भारतीय पशु, पेड़ पौधे, खनिज पदार्थ आदि के बारे में विवरण मिलता है। ठीक है, आगे पढ़ देते हैं। क्या है? पेरिपल्स ऑफ द एरिथियस सी। अब ये क्या है? तो ये है, एक पुस्तक है और इसके लेखक, तो बोल रहा है इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है। मतलब एक ऐसा पुस्तक है जिसके लेखक ही नहीं है, तो इसका भी नाम याद रखेंगे। ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है। पेरिपल्स ऑफ द एरिथियस की लेखक कौन है? तो इसके लेखक के बारे में पता ही नहीं है, तो क्या बताएंगे? ठीक है, तो इसके लेखक के अज्ञात है। ठीक है, तो यह लेखक करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। उसने उस समय के भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी है। अब चीनी लेखक क्या कहते हैं? तो चीनी लेखक में आता है पहला फाहियान। यह चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। ठीक है, तो फाहियान किसके समय आया था? तो फाहियान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। ठीक है, तो देखते हैं क्या था कि फाहियान आया कहाँ से? चीन से। किसके शासनकाल के दौरान? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन के दौरान आया था। उसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश को, ठीक है, एमपी के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। उसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी और समृद्ध बताया है। 14 वर्षों तक भारत में रहा था। कितने वर्षों तक? 14 वर्षों तक। अब आगे है शनयुगन। यह 518 ईस्वी में भारत में आया। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा के बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की। तो बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित किया कौन? शनयुगन। कहाँ से आया था? चीन से आया था। ठीक है, कब आया था? तो 518 ईस्वी में आया था। अब आगे है ह्वेनसांग। यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। ह्वेनसांग कब आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में। हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है, ह्वेनसांग। आगे देखते हैं हम लोग क्या है। तो ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया और कितनी ईस्वी में आया? तो 629 ईस्वी में चीन से भारत के लिए प्रस्थान किया। लगभग 1 वर्ष बाद, ठीक है, बाद सर्वप्रथम में भारतीय राज्य कपिसा पहुंचा। भारत में 15 वर्षों तक रहकर 645 ईस्वी में चीन लौट गया। ठीक है, 15 वर्षों तक भारत में रहा था। कौन? ह्वेनसांग। किसके दौरान में आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। यह बिहार में नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत में बौद्ध ग्रंथों को एकत्र कर ले जाने के लिए आया था। इसने ब्राह्मण वृत्तांत शियुकी है। तो शियुकी किसकी ब्राह्मण वृत्तांत है? तो ये ह्वेनसांग की है, नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। इसने हर्षकालीन समाज, धर्म, राजनीति के बारे में वर्णन मिलता है। इसके अनुसार सिंध का राजा शूद्र था। ह्वेनसांग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य और शिव की प्रतिमाओं का भी पूजन किया था। ठीक है, ह्वेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे? तो शिलभद्र थे। तो जब ह्वेनसांग पढ़ने आया था नालंदा विश्वविद्यालय में, तो उस समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति थे शिलभद्र। विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। तो नालंदा विश्वविद्यालय किस धर्म से संबंधित था? तो बौद्ध धर्म से। आगे है इत्सिंग। यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था। इत्सिंग कब आया था? 7वीं शताब्दी के अंत में। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया है। तो इत्सिंग भी चीन से ही आया था। कितनी शताब्दी में? तो 7वीं शताब्दी में आया था। ठीक है, 7वीं शताब्दी में आया था। अब आगे है अरबी लेखक के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो अरबी लेखक कौन थे? तो अल-बरूनी। यह महमूद गजनवी के समय भारत आया था। अल-बरूनी खारीज और खीव यानी आधुनिक तुर्कमेनिस्तान के रहने वाला था। देखिए, अरबी में लिखी उसकी कृति किताबुल हिंद या तहकीकात हिंद यानी भारत की खोज आज भी इतिहासकारों के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है। क्या? अल-बरूनी की पुस्तक कौन है? तो किताबुल हिंद, ये भारत की खोज या तहकीकात हिंद, इतने नाम याद रखेंगे, एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, यह वृत्तांत ग्रंथ है।
यह एक विस्तृत ग्रंथ है, मतलब बहुत बड़ी ग्रंथ है, जो धर्म, दर्शन, त्यौहार, खगोल विज्ञान और कीमिया, रीति रिवाज तथा प्रथाओं पर, सामाजिक जीवन और भार तौल तथा मापन विधियों और मूर्तिकला, कानून, मापदंड, विज्ञान आदि विषय के आधार पर 80 अध्ययनों से विभाजित है। इसमें राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीतिक तथा असुंदर प्रकाश डाला गया है। इब्न बतूता तो इसके समय अरबी भाषा में इसके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया यात्रा वृत्तांत क्या है? रेहला है। तो रेहला किसकी यात्रा वृत्तांत है? तो इब्न बतूता की है। 14वीं सदी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा सबसे रोचक जानकारी देता है। कौन? इब्न बतूता। कब आया था? तो बोला है कि 1333 में दिल्ली पहुंचने पर इसके वृत्तांत को प्रभावित होकर सुल्तान महमूद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। ठीक है, तो इब्न बतूता को किस शासक ने दिल्ली का काजी नियुक्त किया? तो सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया। आगे देखते हैं अन्य लेखक जो है उनके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, जो अन्य लेखक थे। ठीक है, तो क्या देखते हैं इसमें पहला किसका नाम है? तो तारानाथ। अब तारानाथ कौन थे भाई? तो यह एक तिब्बती लेखक थे। देखिए तारानाथ कहाँ के थे? तो एक तिब्बती लेखक थे। इसने कंग्यूर तथा तंग्यूर नामक ग्रंथ लिखे। तो कंग्यूर तंग्यूर किसके ग्रंथ हैं? तो तारानाथ के। इसने भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो इससे भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। कंग्यूर और तंग्यूर किसने लिखी थी? तो तारानाथ ने। मार्को पोलो यह 13वीं सदी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। पुरातत्व संबंधी साक्ष्य मिलने की जानकारी, जैसे भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह किसको कहा जाता है? तो सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। भारतीय पुरातात्विक शास्त्र का पितामह किसको कहा जाता है? तो सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। अलेक्जेंडर री एच लॉन्गहार्ट, रॉबर्ट स्वेल, जेम्स वर्गेट और वाल्टर इलियट ने सभी भारत के पुरातात्विक स्थलों का उत्खनन किया से संबंधित है। तो कौन कौन है भारतीय उत्खनन से संबंधित? तो अलेक्जेंडर री, एच लॉन्गहार्ट, रॉबर्ट स्वेल, जेम्स वर्सेल, वाल्टर इलियट, ये सभी थे। लेकिन इनमें सबसे प्रमुख कौन थे? तो सर अलेक्जेंडर कनिंघम थे। ठीक है, इन्हें भारतीय पुरातात्विक का पितामह कहा जाता है। इन लोगों ने वट्टी प्रोलू, घाटसला और अमरावती आदि स्थलों की खुदाई की थी। अब आगे है कि 1400 ईस्वी पूर्व अभिलेख, जैसे कि भोगाज कोई एक अभिलेख है। ठीक है, एशिया माइनर से वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नाहशत्य यानी अश्विनी कुमार के नाम से मिलते हैं। मध्य भारत में भगवत धर्म, ठीक है, मध्य भारत में भगवत धर्म मतलब वैष्णव संप्रदाय विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूत होलियोडोरस के वैनसनर गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुफा अभिलेख में है। तो भारतवर्ष का, इसको याद रखेंगे, भारतवर्ष का उल्लेख किस में है? हाथी गुफा अभिलेख में है। ठीक है, हाथी गुफा अभिलेख में है भारतवर्ष का जिक्र। सर्वप्रथम दुविध की जानकारी देने वाला अभिलेख लौह गौर अभिलेख है। ठीक है, इस अभिलेख में संकट काल में उपयोग हेतु खद्दान सुरक्षित रखने का भी उल्लेख है कि संकट के समय खद्दान संरक्षित करके रखने का उल्लेख मिलता है। ठीक है, किसमें? तो सोहरगांव अभिलेख में। सर्वप्रथम भारत में होने वाले हून आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से मिलती है। तो भीतरी स्तंभ लेख से हूनों के आक्रमण के बारे में जानकारी मिलती है। क्वेश्चन पूछ सकता है हूनों की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? तो भीतरी स्तंभ लेख से मिलती है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरन अभिलेख से प्राप्त होता है। तो सती प्रथा का साक्ष्य किससे मिलता है? तो एरन अभिलेख से मिलता है। ठीक है, भानुगुप्त ने लिखवाया था एरन अभिलेख। ठीक है, एरन अभिलेख भानुगुप्त ने लिखवाया था और एरन अभिलेख से ही सती प्रथा का हमें साक्ष्य मिलता है। तो सती प्रथा का साक्ष्य किससे मिलता है? एरन अभिलेख से। दोस्त इन बातों को याद रखें, एरन अभिलेख से सती प्रथा का साक्ष्य मिलता है, क्योंकि यही सब क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, और हमें ध्यान नहीं रहेगा तो हमें छोड़ के आना पड़ेगा। आगे देखते हैं क्या है। तो सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास उनके अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है। ठीक है, रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से मिलता है। ठीक है, तो रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी किससे मिलती है? मंदसौर अभिलेख से मिलती है। ठीक है, कश्मीरी नौपशानिक पुरास्थल बुर्जोम है। तो बुर्जोम कहाँ है? कश्मीर में है। गर्तवास का साक्ष्य मिलता है। तो बुर्जोम से क्या मिलता है? गर्त
वास का साक्ष्य, मतलब गड्ढा घर का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो बुर्जुम से। और बुर्जुम कहाँ है? कश्मीर में है। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। यहाँ मनुष्य के साथ उनके पालतू कुत्ते को भी दफनाया जाता था। तो मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य भी कहाँ से मिलता है? बुर्जुम से। और बुर्जुम कहाँ है? कश्मीर में है। प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहते हैं। तो प्राचीनतम सिक्के को क्या कहते हैं? आहत सिक्का। इसी को साहित्य में कशाकर्ण कहा गया है। क्या है? कशाकर्ण कहा गया है। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या है। ठीक है, तो आगे है, सर्वप्रथम सिक्कों पर लिखने का कार्य यौवन शासकों ने किया। तो सिक्कों पर लिखने का कार्य किसने शुरू किया था? तो यौवन शासकों ने। ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन कि सर्वप्रथम सिक्कों पर लिखने का कार्य किसने शुरू किया था? तो यौवन शासकों ने किया था। अब देखते हैं जो महत्वपूर्ण अभिलेख है, ठीक है, और कौन सा अभिलेख कौन सा शासक जारी किया था। जैसे हाथी गुफा अभिलेख, इसमें भारतवर्ष की चर्चा है। ठीक है, तो ये तिथि रहित अभिलेख है। इसको किसने जारी किया था? तो कलिंग राजा खारवेल ने। तो हाथी गुफा अभिलेख कलिंग राजा खारवेल। जूनागढ़ अभिलेख किसने? रुद्रदामन ने। नासिक अभिलेख किसने? गौतमी बालश्री। ये इंपॉर्टेंट है दोस्त, पूछ देता है। प्रयाग स्तंभ लेख किससे संबंधित है? तो समुद्रगुप्त से। प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त से। एहोल अभिलेख, तो एहोल पुलकेशी द्वितीय से। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोधरवन से। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज से। बेतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त से। देवपारा अभिलेख बालक शासक विजय सेन से। तो बंगाल शासक कौन? विजय सेन से संबंधित है देवपारा अभिलेख। ठीक है, देवपारा अभिलेख क्या है? तो बोल रहा है कि समुद्रगुप्त की वीणा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के जो थे ना, तो समुद्रगुप्त की बीना बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। तो क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि मुद्रा की बीना बजाते हुए मुद्रा वाली सिक्के किस शासक ने जारी किए थे? तो समुद्रगुप्त ने जारी किए थे। अरिकेमेडू से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। ठीक है, सबसे पहले भारत के संबंध बर्मा, ठीक है, बर्मा सुवर्ण भूमि वर्तमान में म्यांमार, मलाया और कंबोडिया और जावा में स्थापित हुए हैं। ठीक है, उत्तर भारत के मंदिरों की कला की शैली नागर शैली है। तो उत्तर भारत के मंदिरों की कला की शैली कैसी है? नागर शैली। यह दक्षिण भारत के मंदिरों की कला की शैली कैसी है? द्रविड़ शैली कहलाती है। तो उत्तर भारत के मंदिरों की शैली नागर, दक्षिण भारत के द्रविड़, और दक्षिण पथ मंदिरों के निर्माण का नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों का प्रभाव पड़ा है। ठीक है, तो उत्तर भारत में मंदिरों की किस से निर्माण होता है? तो नागर शैली में। दक्षिण भारत द्रविड़ शैली में। और दक्षिणापथ मंदिर का निर्माण नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों का प्रभाव पर पड़ा है, अतः यह वेसर शैली कहा गया। तो वेसर शैली पूछ सकता है किन दो शैलियों का मिश्रण है? तो नागर शैली द्रविड़ शैली, दोनों को मिलने से बनाए क्या? वेसर शैली। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं और ये टफ क्वेश्चन कहे जाते हैं दोस्त। और सोचो अगर आप ऐसे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं तो आपके लिए तो ये आसान हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे पढ़ते हैं। क्या है? तो बोल रहा है पंचायन शब्द मंदिर रचना शैली से संबंधित है। तो पंचायन पूछ सकता है, पंचायन शब्द किससे संबंधित है? तो मंदिर रचना शैली से संबंधित है। यह हिंदू मंदिर तब पंचायतन शैली कहलाता था जब मनुष्य मंदिर 4 सहायक मंदिरों से घिरे होते थे। पंचायतन मंदिर का उदाहरण है कंदारिया महादेव मंदिर, ब्रह्मेश्वर मंदिर, लक्ष्मण मंदिर। अब देखिए कंदारिया महादेश्वर मंदिर कहाँ है? तो खजुराहो में। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ है? भुवनेश्वर में। लक्ष्मण मंदिर कहाँ है? तो बुर्जहोम में। लिंगराज मंदिर कहाँ है? तो भुवनेश्वर में। दशावतार मंदिर कहाँ है? तो देवगढ़ उत्तर प्रदेश में है। गोंडेश्वर मंदिर कहाँ है? तो गोंडेश्वर मंदिर कहाँ है? तो ये महाराष्ट्र में है। दोस्त हम अगली क्लास में पढ़ेंगे प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में। ठीक है, तो आज हम साहित्य खत्म किए हैं, कल से पढ़ेंगे प्राग ऐतिहासिक काल। दोस्त पढ़िए। ठीक है, लुसेंट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, हमारे बेस को मजबूत करने के लिए, हमारे जीके जीएस के नॉलेज को बूस्ट अप करने के लिए। हम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, आपको समझाएंगे, इससे जो प्रश्न बन सकता है आपको बताएंगे। ठीक है, तो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे प्रयाग इतिहास। दोस्त आप कमेंट करके बताएं, ठीक है, कि आपको ये क्लास कैसी लगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगले क्लास के साथ। धन्यवाद।